नमस्कार बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है अनिल ढाका क्लासेज में। हम बात कर रहे थे वर्दी मापन की। किसकी बात कर रहे थे? वर्दी मापन की बात कर रहे थे। वर्दी मापन में मैंने आप लोगों को बताया था कि पादप जिस प्रकार से वर्दी करता है, उसकी पत्ती, फूल, फल, उसके आकार, क्षेत्रफल तथा बाहर में जो वर्दी होती है उसे पादप वर्दी कहा जाता है। आपके इस अध्याय की शुरुआत भी हमने इसी शब्द से की थी, प्लांट ग्रोथ से। अब इसका प्लांट ग्रोथ का जो मेजरमेंट है, जो मापन है, वो किस प्रकार से होता है, वो हमारा आज का टॉपिक रहेगा। इसमें मैंने आपको निम्नलिखित रूपों में 4 रूप बताए थे कल। एक तो बताया था कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि द्वारा, ठीक है ना, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि द्वारा, ये बताया था मैंने। इसके अलावा दूसरा बताया था उनके आकार में वृद्धि द्वारा, 3 नंबर बच्चों मैंने आपको बताया था शुष्क भार में वृद्धि। किसमें? शुष्क भार में वृद्धि। और 4 नंबर था हमारा रेखीय नाप द्वारा। ठीक है, ये कुछ 4 बातें थी इनके आधार पर हमने बात की थी। ये बात तो हमारी हो चुकी थी। अब वर्दी मापन की जो विधियां थी उनमें हम लोग बात करेंगे। 1 नंबर विधि जो है वो है सरल या सीधी विधि कि पादप की वृद्धि का मापन करने के लिए सरल या सीधी विधि क्या होती है, इसकी हम बात करेंगे। देखिए, ये वृद्धि जो है ये सबसे सरल विधि होती है, इसीलिए इसका नाम जो है ये पड़ा है। सबसे सरल विधि है। इसमें पादप अंग की प्रारंभिक लंबाई, जो भी प्लांट ऑर्गन्स हैं उनकी जो प्रारंभिक लंबाई होती है, ठीक है ना, प्राइमरी लेंथ जो होती है, प्रारंभिक लंबाई जो होती है, उसको स्केल से माप लिया जाता है। उसको किससे माप लिया जाता है? स्केल से माप लिया जाता है। इसके बाद इसे निश्चित समावधि के बाद पुनः उसकी लंबाई का मापन कर लिया जाता है। उसके बाद एक निश्चित समय के बाद उनको पुनः जो है मापन जो है उनका कर लिया जाता है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि उस निश्चित समय में, मान लीजिए जैसे 1 दिन लिया हमने, उस 1 दिन में पादप ने कितनी वृद्धि की है वो उस स्केल द्वारा हम पता कर सकते हैं। तो इस निश्चित समय में लंबाई में पाई गई वृद्धि को उसकी निश्चित समय में होने वाली वृद्धि से इंगित किया जाता है। तो ये तो सरल या सीधी विधि थी, जिसको कोई भी कहीं भी कर सकता है। 2 नंबर जो विधि है बच्चों, उसका नाम है वृद्धि मापी द्वारा। अंग्रेजी में बोलते हैं एक्जेनोमीटर बाय एक्जेनोमीटर, वृद्धि मापी द्वारा। यह इम्पोर्टेंट है आपके इस चैप्टर से संबंधित, यहाँ से प्रश्न जो है वो आ सकता है। ये जो है पादप की रेखीय वृद्धि द्वारा, भाई इसके द्वारा जो है पादप की वृद्धि को रेखीय वृद्धि द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? रेखीय वृद्धि द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? रेखीय वृद्धि द्वारा इसको मापा जाता है। इसके लिए एक यंत्र काम में लिया जाता है, उस यंत्र को एक्जेनोमीटर या वृद्धि मापी यंत्र कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? वृद्धि मापी यंत्र कहा जाता है। ठीक है, ये एक सरल चाप वृद्धि मापी है, ठीक है ना। क्या है? सरल चाप वृद्धि मापी भी इसको बोला जाता है, या आप इसको चाप वृद्धि मापी भी बोल सकते हो, चाप वृद्धि मापी भी बोल सकते हो। जैसा कि आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, इस प्रकार की ये संरचना होती है। मैं आपको बनाकर भी दिखा देता हूँ। इसमें इस उपकरण चाप वृद्धि मापी के द्वारा क्या होता है, पादप की लंबाई में, जो भी पादप की लंबाई में वृद्धि होती है उसको मापा जाता है, ठीक है ना। पादप की लंबाई में जो वृद्धि होती है उसको मापा जाता है।
तो पादप की लंबाई में वृद्धि जो है वो इसके द्वारा मापी जाती है। अब इसकी संरचना का वर्णन करते हैं कि ये किस प्रकार का जो है यंत्र होता है। देखिए, इसमें एक ऊर्ध्व स्टैंड पर एक छोटी गिरी लगी हुई होती है। एक ऊर्ध्व स्टैंड होता है, क्या होता है, स्टैंड होता है, उस पर एक जो है वो गिरी लगी हुई होती है। क्या लगी हुई होती है, गिरी भी लगी हुई होती है। इस गिरी से एक सूचक जुड़ा हुआ रहता है। गिरी से क्या जुड़ा हुआ रहता है, सूचक जो है वो जुड़ा हुआ रहता है, जो स्केल पर चलता है। जो किस पे चलता है, स्केल पर चलता है। सूचक जो है वो किस पे चलता है, स्केल पे चलता है। वृद्धि करने वाले पादप के तने के शीर्ष पर एक धागा बांध दिया जाता है। शीर्ष पर क्या बांध दिया जाता है, एक धागा जो है वो बांध दिया जाता है। ठीक है, तने के शीर्ष पर एक धागा बांध दिया जाता है और उसके पुल्ली के ऊपर ले जाकर दूसरे सिरे पर कुछ वजन बांध दिया जाता है। एक तरफ जो है तने के शीर्ष भाग को बांध दिया जाता है, दूसरी तरफ जो है जो वजन है उसको बांध दिया जाता है। तना जब वृद्धि करता है तो धागे से बंधा हुआ बाहर जो है वो धागे को नीचे की ओर खींचता है, जिसके फलस्वरूप गिरी जो है वो भी घूमती है। इसलिए गिरी से सूचक लगा हुआ होता है, तो गिरी के घूमने से सूचक स्केल पर चलता है, जो लंबाई में वृद्धि को क्या करेगा, दर्शाएगा। तो इस चाप सूचक द्वारा वृद्धि को आवृत्त रूप से देखा जाता है तथा इसका मान जो है वो गिरी के व्यास तथा सूचक की लंबाई पर जो है निर्भर करता है। देखिए, इस प्रकार से मैं आपको बना के दिखाता हूँ। इस प्रकार से एक स्टैंड होता है, ये इस प्रकार से एक स्टैंड लगा हुआ होता है। इस स्टैंड से एक गिरी लगी हुई होती है। इस प्रकार से यहाँ पे गिरी लगी हुई होती है। ठीक है, इस गिरी से स्केल को बांधा जाता है। किसको बांधा जाता है, इस प्रकार से इस गिरी से एक स्केल बांध दिया जाता है। इस प्रकार एक स्केल बांध दिया जाता है। ठीक है, स्केल बांध दिया जाता है। ये इसकी मान लीजिए सुई है स्केल की। ठीक है, 5, 10, 15, 20 जो भी है, आप जैसे भी लिखना चाहो, अभी किताब के अंदर भी है। ये इस प्रकार से इसमें बांध दी जाती है। स्केल के एक और हम जो गिरी है इसके एक और हम क्या बांध देंगे, वजन जो है वो बांध देंगे, बाहर लटका देंगे। और दूसरी ओर जो है वो क्या करेंगे, एक पौधा होगा, गमला होगा, इसका जो भी तना है उस तने के शीर्ष को इससे बांध देंगे। ये क्या हो गया, पौधा हो गया, ये बाहर हो गया, बांध देंगे। जैसे जैसे ये वृद्धि करेगा, तना क्या करेगा, वृद्धि करेगा, ये बाहर नीचे की ओर आएगा। बाहर क्या आएगा, नीचे की ओर आएगा। नीचे की ओर आएगा तो ये स्केल की जो सुई है ये भी क्या होगी, चलेगी। स्केल ये इधर जाएगा, ये इधर होगा, और ये सुई जो है वो भी इसमें चलेगी, वो भी क्या इसमें है, चलेगी। तो यहाँ पे ये जो है सूचकांक है वो दर्शाएगा। इसे क्या बोला जाता है, आर्क या चाप वृद्धि मापी कहा जाता है, जिसका डायग्राम मैं आपको डाल देता हूँ जो आपको बनाना है। तो इससे इस प्रकार से पौधे की वृद्धि है उसको मापा जाता है कि किस प्रकार से वृद्धि हुई, कितने समय में कितनी वृद्धि जो है वो हुई है। अब हम बात करते हैं वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करते हैं कि वृद्धि को कौन कौन से कारक जो हैं वो प्रभावित करते हैं। वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करते हैं। वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करते हैं। तो देखिए, पादप की वृद्धि जो है वो विभिन्न कारकों द्वारा प्रभावित होती है। इसमें वातावरणीय कारक भी हो सकते हैं। कैसे कारक हो सकते हैं, वातावरणीय कारक भी हो सकते हैं, और दूसरे जो है वो शरीर क्रियात्मक कारक भी हो सकते हैं। कैसे कारक हो सकते हैं, शरीर क्रियात्मक कारक भी हो सकते हैं। ठीक है, वातावरणीय कारक
और शरीर क्रियात्मक कारक भी हो सकते हैं। वातावरणीय कारकों में अगर हम लोग बात करें तो मौसम है, मृदा संबंधी कारक आते हैं। मौसम है, मृदा है, संबंधी कारक जो हैं वो वृद्धि को प्रभावित करते हैं। शरीर क्रियात्मक कारक के रूप में अगर हम बात करें तो जल एवं खनिज लवण, जल एवं खनिज लवण, इसके साथ ही बात करें प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि ये पादप के भाग द्वारा ही होता है। प्रकाश संश्लेषण, शोषण आदि कारक जो हैं वो शरीर क्रियात्मक संबंधी होते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों में मुख्य रूप से वातावरणीय कारक और शरीर क्रियात्मक कारक होते हैं, जिनमें से वातावरणीय कारकों में मौसम, मृदा संबंधी होते हैं और शरीर क्रियात्मक कारकों में जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण, प्रकाश संश्लेषण, शोषण आदि होते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ महत्वपूर्ण कारकों की बात कर लेते हैं। 1 नंबर प्रकाश की बात जो है वो कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? प्रकाश की, लाइट की। तो देखिए, प्रकाश जो है वो वृद्धि को कई प्रकार से प्रभावित करता है। वृद्धि को जो है वो कई प्रकार से प्रभावित करता है। 3 कारण हैं इसके। पहला, प्रकाश की तीव्रता। पहला कौन सा है? प्रकाश की तीव्रता। देखिए बच्चों, प्रकाश की अगर अधिक तीव्रता होगी तो उसमें अगर अधिक तीव्रता है तो उसके अंदर जो वृद्धि है वो मंद हो जाती है। वृद्धि क्या हो जाती है? मंद हो जाती है। अधिक तीव्रता के अंदर वृद्धि जो है वो मंद हो जाती है। वह उच्च प्रकाश तीव्रता में पौधों में बौनापन उत्पन्न हो जाता है। उच्च प्रकाश तीव्रता है अधिक, तो उसमें पौधे जो हैं वो बौने रह जाते हैं। पौधे क्या रह जाते हैं? बौने रह जाते हैं, क्योंकि तने के पर वो छोटे हो जाते हैं तथा पत्तियां भी क्या हो जाती हैं? छोटी हो जाती हैं, जिससे पौधे जो हैं वो क्या रह जाते हैं? बौने रह जाते हैं। 2 नंबर बात करें प्रकाश में, तो प्रकाश की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइट। प्रकाश की गुणवत्ता, प्रकाश की गुणवत्ता की बात करते हैं तो देखिए, पादप में पाए जाने वाले वर्णक जो है वो निश्चित तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश तरंगों को शोषित करते हैं। और आपको पता ही है, लाल वर्णीय जो प्रकाश है, लाल वर्णीय प्रकाश जो है वो पादप की वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त होता है। वृद्धि के लिए कौन सा होता है? लाल वर्णीय प्रकाश जो है, लाल तरंग दैर्घ्य का जो प्रकाश है वो सबसे ज़्यादा इसके लिए उपयुक्त होता है। इसके अलावा पराबैंगनी व अवरक्त प्रकाश किरणें पादप वृद्धि को सीमित करती हैं। भाई अल्ट्रावायलेट एंड जो इंफ्रारेड जो लाइट हैं वो इसको क्या है? वृद्धि को सीमित करती हैं। 3 नंबर है बच्चों प्रकाश की अवधि। आगे भी इसके बारे में बात करेंगे, प्रकाश की अवधि के बारे में, ठीक है ना। तो प्रकाश की अवधि जो है वो कायिक व प्रजनन संरचनाओं में वृद्धि का जो है उसको प्रभावित करती है। अब देखिए, हम एक दीप्ति काल शब्द आता है। दीप्ति, दीप्त का मतलब होता है प्रकाश, काल का मतलब समय। भाई प्रकाश की एक निश्चित अवधि होती है। पुष्पन क्रिया के लिए, पुष्पन के लिए प्रकाश की एक निश्चित अवधि होती है। प्रकाश की एक निश्चित अवधि होती है, उस अवधि को दीप्त काल कहा जाता है। और उसके बिना पुष्पन की क्रिया नहीं हो सकती, अर्थात पुष्प नहीं लग सकते। तो ये पुष्पन जनन की क्रिया के लिए बहुत ही जरूरी होती है। ये तो हो गई प्रकाश की बात। अब हम 2 नंबर बात करते हैं जल की। किसकी बात करते हैं? जल की बात करते हैं। देखिए बच्चों, जल जो है ये चाहे कोई भी सजीव हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, सभी के अंदर काम आता है। इसके बगैर जीवन संभव नहीं है, क्योंकि जल के द्वारा सभी जैविक क्रियाएं होती हैं। जल के द्वारा क्या होता है? सभी जैविक क्रियाएं जो हैं वो होती हैं। तो जल की आपूर्ति का भी वृद्धि पर सीधा प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। उसकी आकृति जो है वो इसी वृद्धि और उसकी आकृति है वो इसी पर आश्रित रहती है, क्योंकि विभिन्न जैविक क्रियाएं होती हैं, जैसे परासरण पढ़ के आए ना, विसरण ये भी पढ़ के आए हैं, वाष्पोत्सर्जन ये भी पढ़ के आए हैं, प्रकाश संश्लेषण
ये भी हम पढ़ के आए हैं। लगातार श्वसन, ये सब क्रियाएं जो हैं इनमें H2O की आवश्यकता होती है, बिना जल के ये क्रियाएं नहीं हो सकती। 3 नंबर बात करते हैं बच्चों। 3 नंबर है तापमान। 1 नंबर प्रकाश, 2 नंबर जल, 3 नंबर तापमान। देखो बच्चों, तापमान की जब हम बात करते हैं कि तापमान क्या होता है, टेम्परेचर जो है ये वर्दी को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से प्रभावित करता है। उच्च कोटि के पौधे जो होते हैं, उच्च कोटि के पौधे जो होते हैं उनमें 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक सामान्य वर्दी होती है। कितने से? 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री के बीच सामान्य वर्दी होती है। लेकिन अगर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान हो जाए तो पौधे क्षतिग्रस्त होने लगते हैं। पौधे क्या होने लगते हैं? क्षतिग्रस्त या नष्ट होने लगते हैं। और दूसरी ओर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जाने पर भी पौधे जो हैं वो क्या होंगे, उनका जीव द्रव्य है वो जमने लगेगा, जिससे यह निष्क्रिय सेल जो हैं वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे। देखिए कई बार हम सुनते हैं कि तेज़ सर्दी से पौधे जो हैं वो उनकी वृद्धि जो है वो रुक जाती है। हम मारवाड़ी में बोलते हैं पौधे बढ़ जाते हैं। ऐसे ही ज़्यादा गर्मी हो, ज़्यादा टेम्परेचर वातावरण का ज़्यादा हो, जैसे अभी लू चलेंगी तो उनके अंदर पेड़ पौधे वृद्धि जो है वो नहीं कर पाएंगे, वो क्षतिग्रस्त होने लगेंगे। 4 नंबर है बच्चों सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की आपूर्ति की बात करते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा पौधों में वृद्धि बढ़ाती है। भी जितनी ऑक्सीजन की मात्रा होगी वो पौधा जो है क्या है, वृद्धि जो है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्योंकि जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक जो श्वसन की क्रिया है उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता जो है वो होती है। 5 नंबर है बच्चों खनिज लवण। 5 नंबर क्या है? खनिज लवण। देखो हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ के आए हैं खनिज लवण। खनिज लवण बहुत सारे जो हैं कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, उनकी कमी से क्या हो जाते हैं, विभिन्न रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो खनिज लवण इनको अति आवश्यक होते हैं, इनकी कमी से रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे वृद्धि जो है वो रुक जाती है। वृद्धि क्या होगी? रुक जाएगी। 6 नंबर है बच्चों पादप हार्मोन, और यही चैप्टर है पादप हार्मोन पढ़ेंगे हम आगे। तो पादप हार्मोन है, इनकी कमी से भी क्या है, पौधों की वृद्धि जो है वो रुक जाती है। पादप हार्मोनों को वृद्धि नियामक पदार्थ भी कहा जाता है, लेकिन इनकी कमी से जो है वृद्धि जो है वो रुक जाती है। तो बच्चों इस प्रकार से हमने आज वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक और वृद्धि मापन की बात की। कल हम वृद्धि नियामक पदार्थ की बात करेंगे, जिसमें ऑक्सीजन, इसके साथ ही ऑक्सीजन जो है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा बड़ा है। और उसके बाद में जिब्रेलिन या हार्मोन है, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसमें कुछ समय लगेगा, लेकिन 3 और पार्टों के अंदर इसको ख़त्म करने की कोशिश हम लोग करेंगे। आज के लिए इतना ही।